सुप्रभात। मैं कमलेश चंद मिश्र, पीजीटी हिंदी अध्यापक, सिटी पब्लिक स्कूल कटरा, मुंगराबाद, शाहपुर, जौनपुर, आप लोगों का हिंदी क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम लोग कक्षा 12 आरोह भाग 2 के काव्य खंड से प्रथम पाठ हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मपरिचय का अध्ययन करेंगे। यह कविता आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। भाषा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और इसमें श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का वर्णन है। छंद मुक्त कविता है। छंद किसे कहते हैं? ऐसी रचना जिसमें मात्रा का ध्यान रखा जाता है उसे हम छंद कहते हैं। इसमें कोई छंद नहीं है। पिछले ऑडियो और वीडियो में इस कविता का आधा भाग का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। अब आगे देखिए। कर यत्न मिटे सब किसी ने न जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कर यत्न मिटे सब। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि सभी लोग अपने अपने ढंग से कोशिश करके हार गए, लेकिन कोई इस सत्य को नहीं समझ पाया। क्या? नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। नादान का अर्थ यहाँ बुद्धिमान से है। बुद्धिमान वहीं रहते हैं जहाँ नासमझ लोग रहते हैं। जहाँ सब कुछ उपलब्ध है वहीं खाली भी है, रिक्तिका भी है। फिर गूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि यहाँ संसार के अजीब रवैये और रंग ढंग की बात कहना चाहता है। वह कहता है कि ऐसी दशा में वह इस दुनिया को नासमझ कैसे कहे जो भ्रम में उलझी है और उनके मुक्त भी नहीं होना चाहती है। इसलिए कवि कहता है वह सीखे हुए ज्ञान को भूलना चाहता है। एक साथ देखिए पूरे का अर्थ। कर यत्न मिटे सब किसी ने न जाना। सब लोग अपने अपने ढंग से कोशिश करके हार गए, लेकिन सच्चाई कोई नहीं समझ पाया। जहाँ मूर्ख रहते हैं वहीं समझदार भी रहते हैं। जहाँ खाली रहता है वहीं भरा हुआ भी रहता है। यहाँ संसार के अजीब रवैये रंग ढंग की बात कवि कर रहा है। दुनिया इसे नहीं समझ पाती, भ्रम में पड़ी हुई है, उनसे मुक्त भी नहीं होना चाहती। इसलिए कवि कह रहा है मैं सीखा हुए ज्ञान को भूलना चाहता हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना जग कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं और जग और यहाँ 3 बार शब्द आया है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। एक और का मतलब कवि स्वयं से है और दूसरे और का मतलब संसार से है और तीसरा और यहाँ संयोजन शब्द के लिए लगा है। कवि इस पाठ में कहते हैं कि इस पंक्ति में कहते हैं कि संसार से उसका संबंध चिरस्थायी नहीं है, क्योंकि उसका अस्तित्व संसार के अस्तित्व की तुलना में अलग है। इसलिए वह कहता है कि मैं अपने भीतर कितने ही संसार रोज बनाता हूँ, मिटाता हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। इसलिए वह कहता है कि मैं अपने भीतर न जाने कितने संसार, काल्पनिक संसार बनाकर रोज मिटाते रहता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। वह भौतिक वैभव या समृद्धि को ठुकराने की भी बात करते हैं। दुनिया जिस धरती पर वैभव को प्राप्त करने के लिए स्वप्न सजोती है, मैं उस धरती को, उस वैभव को ठुकराता चलता हूँ। आगे एक साथ इसका अर्थ देखिए। मैं और जग और कहाँ का नाता,
कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि संसार से उसका संबंध अस्थायी नहीं है, क्योंकि उसका अपना अस्तित्व संसार के अस्तित्व की तुलना में अलग है। इसलिए वह कहता है, मैं अपने भीतर न जाने कितने संसार रोज बनाता रहता हूँ और मिटाता रहता हूँ। इस धरती पर लोग वैभव और समृद्धि जुटाते रहते हैं, मैं उस वैभव को ठुकराता रहता हूँ। कभी यहाँ भौतिक वैभव को तुच्छ समझता है। आगे अगली पंक्ति देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं उस खंडहर का आग लिए फिरता हूँ। कभी आगे कहते हैं कि मैं निज रोदन में आग लिए फिरता हूँ, मैं रुदन में भी आग को लिए फिर रहा हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। और शीतल वाणी में आग लिए फिरने की बात करते हैं। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं उस खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि जी कहते हैं, मैं वैभव को तुच्छ समझकर उसे ठुकराने की कोशिश करता हूँ। मैं खंडहर लिए फिर रहा हूँ, एक भूली बिसरी याद लिए फिर रहा हूँ, जिस पर राजाओं के प्रसाद भी न्यौछावर हैं। कहने का तात्पर्य, कभी यहाँ भौतिकता को महत्वहीन और भावनात्मक सामर्थ्य को उल्लेखनीय मानकर उसे रेखांकित करता है। फिर से एक बार पूरा अर्थ देखें। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कभी कह रहा है, मेरा रुदन भी एक ज्वलंत है और शीतल वाणी भी में आग की बात कर रहा है। वैभव को वह तुच्छ समझकर उसे ठुकराने की कसक भरी अदा से कहता है, मैं खंडहर लिए फिरता हूँ, एक भूली बिसरी याद लिए फिरता हूँ, लेकिन उस पर भी राजाओं के प्रसाद यानी महल भी न्यौछावर हैं। कहने का तात्पर्य, कभी भौतिकता को महत्वहीन और भावनात्मक सामर्थ्य को उल्लेखनीय मानता है। अगली पंक्ति देखिए, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। इस पंक्ति में हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि लोग जिसे मेरा गाना समझते हैं वह वास्तव में मेरा रुदन है। आत्मा का अर्थनाद ही वास्तव में कविता का छंद बनकर फूट पड़ा है। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहता है, संसार मुझे कवि के रूप में क्यों अपनाएगा, मैं इसकी अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि वस्तुतः मैं इस दुनिया के एक नया दीवाना हूँ। अपने दीवानेपन को स्पष्ट करते हुए कवि कहता है कि मैं दीवानों का वेश लिए इधर उधर घूम रहा हूँ, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता का निःशेष लिए फिरता हूँ। कवि आगे कहता है कि मुझे लोग क्यों अपनाएंगे, मैं इसकी अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि मैं इस दुनिया का नया दीवाना हूँ। अपने दीवानेपन को स्पष्ट करते हुए कहता है, मैं दीवाने का वेश लिए इधर उधर घूम रहा हूँ। कवि का यह दीवानापन व्यक्तित्व संपूर्ण मादकता को निःशेष मादकता धारण करता है, जिसको सुनकर जग झूमे झुके और लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि दुविधाओं और विकलताओं से जूझ रहे इस संसार को उसी दीवानेपन की मस्ती और मादकता का संदेश देना चाहता है, जिसे ग्रहण करके वह संसार अपनी असफलता विफलता को भूलकर उन्मुक्तता के आवेश में झूम उठे, लहर उठे और प्रसन्नचित हो जाए। एक साथ दोनों का अर्थ देखिए, मैं रोया जिसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। कवि कह रहे हैं कि जिसे आप मेरा गाना समझते हो वास्तव में मेरा रुदन है, ये आत्मा का नाद है जो कविता बनकर फूट पड़ा। संसार मुझे कवि के रूप में क्यों अपनाएगा, इसकी मैं अपेक्षा नहीं करता,
क्योंकि मैं दुनिया का एक अलग दीवाना हूँ। आगे दीवानगीपन को अपने स्पष्ट करते हुए कहता है, दीवाने का वेश लिए मैं इधर उधर घूम रहा हूँ। यह दीवाना व्यक्तित्व संपूर्ण मादकता और निःशेष मादकता को धारण किए है। कभी इस दुविधा और विकलताओं से जूझ रहे संसार को उसी दीवानेपन की मस्ती और मादकता का संदेश देना चाहता है, जिसे वह ग्रहण करके यह संसार अपनी असफलता विफलता को भूलकर उन्मत्तता के आवेश में झूम उठे, लहरा उठे और प्रसन्नचित हो जाए। अगली कविता हरिवंश राय बच्चन जी की है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें हरिवंश राय बच्चन जी की यह काव्य रचना निशा निमंत्रण से उद्गित है, लिया गया है। इसमें वे समय की सीमित उपलब्धता को सरल शब्दों में बांधकर प्रस्तुत किए हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो अब दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी, दिन जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, दिन जल्दी जल्दी अर्थात शीघ्रता से ढल रहा है। यह कारण सोचकर रास्ते में कहीं रात न हो जाए। दिन भर का थका हुआ यात्री भी अपने मंजिल की ओर जल्दी से चलने लगता है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अपने प्रिय से मिलने के लिए आतुर उस दिन जल्दी जल्दी दिन ढलने लगता है। उस समय शीघ्रता से वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे नीड़ों से झांक रहे, या ध्यान परों में चिड़ियों की भर्ती कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कभी आगे कहते हैं कि दिन को शीघ्रता से ढलता देखकर या ध्यान करके बच्चे दाना पानी की इच्छा में माँ के शीघ्र लौट आने के आस लिए अपने घोंसले से बाहर झांक रहे होंगे। चिड़ियों के पर अधिक चंचल हो जाते हैं। वे तेजी से अपने घोंसले की ओर उड़ने लगती हैं। कभी पुनः कहता है, जल्दी जल्दी दिन बीत रहा है। बीतते समय के साथ शीघ्रता से वह उड़कर अपने घोंसले की ओर वापस लौटने और चिड़ियों की परों में चंचलता और बढ़ जाती है। मुझसे मिलने को कौन विकल, हो जाऊं किसके हित चिंचल, यह प्रस्थितिल करता पद को भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि हरिवंश राय बच्चन अंतिम पंक्ति में अपने लिए कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, लेकिन उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है और न ही कोई उत्साहित है। इसलिए वह किसके लिए शीघ्रता करे। कवि के अनुसार यह भाव उसके पैरों की गति को और शिथिल कर देता है, उसके हृदय में व्याकुलता और विह्वलता की भावना को बढ़ा देता है। वास्तव में कवि अपने प्रियतम का संसर्ग चाहता है। वह पुनः दोहराता है कि जिस दिन जिस समय शीघ्रता से व्यतीत होता जा रहा है, ऐसे में उसमें भी अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की आतुरता रहनी चाहिए। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। प्रश्नों का उत्तर आप लोग लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे और मैं इस प्रश्न का उत्तर चेक कर लेंगे। इसका नोटबुक भी बनाते रहेंगे। मैं ठीक 8 से 9 बजे के बीच में आपके व्हाट्सएप पर उपस्थित रहूँगा। किसी भी प्रकार के प्रश्न अगर आपको पूछना है तो उसी समय आप पूछेंगे। इस तरह पाठ समाप्त हुआ। अगले नए पाठ के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।